रिकॉर्डिंग लग गई है। अच्छा, H1 टाइम फ्रेम में ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है। तो कल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से बाइंग स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके बाइंग स्टार्ट की, काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग की थी इस जगह से, लेकिन मार्केट ने इस जगह पे पहले ही मूव दे दी थी कि जो है यहाँ से बाइंग नहीं बनती, ठीक है। वो जो चीज़ थी जिसने ये चीज़ बताया था कि मार्केट में यहाँ से बाइंग नहीं बनती, मार्केट में यहाँ से सेलिंग बनेगी गोल्ड में, तो वो डाइवर्जेंस थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने डाइवर्जेंस को देख लिया था वो बच गए, उन्होंने सेल किया। जिन्होंने डाइवर्जेंस को नहीं देखा उन्होंने यहाँ से बाइंग की मार्केट में, क्योंकि ये एक जो है मार्केट में अप ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को जो है वो जो है रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही थी। तो हुआ ये कि यहाँ पे लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग की। तो अब यही जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में, इसी कॉन्सेप्ट का नाम डाइवर्जेंस है। असल में डाइवर्जेंस होती क्या है? डाइवर्जेंस ये होती है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन लग रहा है वो, देखें, हायर हाइज लगते जा रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे मार्केट ने खाई गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। और एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो बेहतरीन मेरे लिए रहा हमेशा, वो H1 टाइम फ्रेम है, ठीक है। और अगर आप H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं डाइवर्जेंस, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बाकी आप बाकी टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, H4 में, D1 में, H1 से ऊपर ऊपर, ठीक है। लेकिन H1 जो है ये मेरे लिए बेहतरीन रहा है। जब भी मैंने इस पर काम किया तो मैं अपनी स्ट्रेटजी में, जो मेरी डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी है, ये मेरी टेम्पलेट है डाइवर्जेंस के लिए जो मैं अपने लिए सेट करता हूँ। आप बेशक, ये टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर कर दी थी, अगर किसी के पास नहीं है कोई दोबारा बंदा शेयर कर देगा। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ RSA को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डाइवर्जेंस को देखने के लिए 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूँ मोस्टली। एक RSI, और दूसरा MACD, और तीसरा जो है मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अंदर मोमेंटम का कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है, सिर्फ RSI और MACD जो है मैं इनको देख रहा होता हूँ। अच्छा, अब बात आते हैं डाइवर्जेंस की तरफ। डाइवर्जेंस ये है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन है और मार्केट का जो मोमेंटम है, यानी मार्केट में जो ऑसिलेटर्स रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। यानी कि देखें, प्राइस एक्शन में अगर आप देखें, मार्केट हायर हाइज लगाती हुई ऊपर जा रही है यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन उसी टाइम पे आप अगर देखें नीचे इंडिकेटर को देखें, तो वहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे को मूव कर रही है, यानी लोअर हाइज लगा रही है। अब अगर मार्केट में प्राइस एक्शन ऊपर को जा रहा है, यानी कि हायर हाइज लग रहे हैं, और उसी वक्त मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं, जो ऑसिलेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में लोअर हाइज लगा रहे हैं, तो इस टाइम ये जो चीज़ मार्केट में नज़र आती है, इसको डाइवर्जेंस कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को डाइवर्जेंस कहा जाता है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, हायर हाइज लग रहे हैं। एट द सेम टाइम जो इंडिकेटर्स हैं वो डाउन साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। और मार्केट में ये वाली जो चीज़ सूरत हाल आपके सामने नज़र आती है, इससे डाइवर्जेंस कहते हैं। अब मसला यहाँ खड़ा होता है, डाइवर्जेंस की शनाख्त तो हो गई, किसी ने देख तो लिया कि ये डाइवर्जेंस है, शनाख्त होगी डाइवर्जेंस की, उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट में कि ये यहाँ पे डाइवर्जेंस है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, क्या हम इसमें एंट्री कब लें, इसको हम जो है एग्जिट कब करें। और ये जो है ये भी दो तरह से होती है, या तो ये मार्केट में रिवर्सल के लिए आती है डाइवर्जेंस, ठीक है, या फिर मार्केट में ये कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे यूज़ की जाती है। मोस्टली लोग इसको रेगुलर और हिडन के तौर पे यूज़ करते हैं जी। कुछ कहते हैं जी ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, कुछ कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस है। मेरे नज़दीक जो रेगुलर और हिडन है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही है कि एक मार्केट में कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे यूज़ होती है और एक रिवर्सल के लिए यूज़ है। जब मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देखते हो मार्केट में, तो यहाँ से अगर कोई डाइवर्जेंस आपको नज़र आती है तो वो रिवर्सल पैटर्न के तौर पे नज़र आती है। और अगर कहीं मार्केट दरमियान में चल रही है और आपको डाइवर्जेंस नज़र आती है, वो कंटिन्यूशन के लिए डाइवर्जेंस होती है, वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। फर्ज क्या, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड जा रही थी, लेकिन जो RSI है वो नीचे को जा रहा था, लेकिन आप उस टाइम पे सेल नहीं करेंगे। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मार्केट जो है यहाँ से फर्ज किया ऊपर जा रही है इस तरह, और उसी टाइम पे फर्ज किया यहाँ से RSI नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है अपनी किसी रेंज के अंदर खड़ी है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो ऐसी डाइवर्जेंस को हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो
अगर मार्केट किसी ऊपरले पॉइंट पे जाके खड़ी है, पीक पे जाके मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस शो कर रही है, तो उस टाइम पे आपको इंतज़ार करना होगा मार्केट के रिवर्सल का। फिर भी आपने सेल की ट्रेड नहीं ले लेनी, आपने वेट करना है मार्केट के रिवर्स होने का। ठीक है, तो आज जो हम डाइवर्जेंस, मैं आपको डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ, जिसपे आप लोगों ने काम करना है, अगर कोई करना चाहे। ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं है कि आप लोग इस पे काम करें, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये चीज़ इस तरह से काम करती है। अगर आप लोगों के पास काम करती है तो आप इसको यूज़ कर लें, नहीं करती तो मेरी गारंटी नहीं है, कल को कोई बंदा मुझे ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास इस चीज़ की गारंटी है कि ये मेरे लिए काम करती है अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, बात ये है, अब यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे आप इसमें देखें कि मार्केट में हायर हाइज लगते हुए जा रहे हैं ऊपर को, और एट द सेम टाइम मार्केट में यहाँ पे लोअर हाइज लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पहली जो चीज़ नज़र आ गई वो डाइवर्जेंस नज़र आ गई कि मार्केट में इस जगह पे डाइवर्जेंस है। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, तो ट्रेड लेने के लिए आपने जो दूसरा काम करना है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। देखें, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो साथ आप राइजिंग ट्रेंड लाइन या असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, तो इसके नीचे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अगर मार्केट में अब आपने, अब दो चीज़ें मैंने 2 दिन के लिए पहले ट्रेंड लाइन को इसीलिए बार बार एक्सप्लेन किया क्योंकि आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी वो ट्रेंड लाइन से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन को ये साथ मिला के कभी भी प्राइस एक्शन के बगैर कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, ये बात सच्ची है। लेकिन इंडिकेटर्स फजूल होते हैं, फालतू होते हैं, ये बात गलत है। इंडिकेटर्स जिसने बनाए हैं बड़ी मेहनत की है उसने, इनके पीछे बड़े फार्मूलेज हैं, सारा कुछ है, तो उनको बनाने में पूरी कैलकुलेशंस हैं, तो ये कभी भी फालतू की चीज़ नहीं हो सकती, ये बड़े काम की चीज़ है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। अब यहाँ पे हम RSI को ज़्यादा यूज़ करते हैं डाइवर्जेंस देखने के लिए, आप बेशक दूसरे इंडिकेटर्स ना लगाएं, तो आप सिर्फ RSI पे ही देख लें तो आपको डाइवर्जेंस शो हो जाती है। अब डाइवर्जेंस शो होगी पहले स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने मार्केट में उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, और मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो आप असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और जैसे ही मार्केट में ये ब्रेकआउट होता है, अब नंबर 3 जो चीज़ है वो मार्केट में आपने इसका ब्रेकआउट देखना है ट्रेंड लाइन का। जब तक मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती आप मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, जब मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो आप एंट्री लेंगे। अब बात यहाँ पे दूसरी जो कंफर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, मैं कंफर्मेशन के लिए साथ MACD जो है उसको यूज़ करता हूँ। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे MACD पे आ जाएं इस जगह पे, तो MACD में आपका जो हिस्टोग्राम है, MACD का ये जो हिस्टोग्राम होता है, ये जो डंडियाँ होती हैं जिन्हें लोग डंडियाँ भी कह देते हैं, तो ये जो डंडियाँ हैं ये नीचे की तरफ को आ रही हैं। ठीक है, तो ये निचली आप देखें ऊपर वाली साइड से ख़त्म होके नीचे वाली साइड पे, पहली चीज़ अब यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस जो है वो तो शो हो रही है। ठीक है, आप मोमेंटम में भी देखें तो यहाँ पे आपको मार्केट का मोमेंटम भी जो है वो लूज होता नज़र आ रहा था कि मार्केट में अब ऊपर जाने की जो सकत है वो कम हो रही है, ऊपर जाने की जो सलाहियत है वो कम हो रही है। सर होली बोलो यार, वाकई मैं तेज़ बोलता हूँ। तो मार्केट में जो है, यहाँ से अब मोमेंटम, MACD और RSI ने ये बात यहाँ पे ये शो कर दी थी कि मार्केट में अब ऊपर जाने की ज़्यादा ताकत नहीं रही। ओके, तो वो पंजाबी वाले हैं उनको शायद उर्दू समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि मार्केट में हमारे पास जो पहली चीज़ थी वो डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट कर ली, दूसरी चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आपने इंटर हो जाना है, और इंटर होने से पहले तीसरी जो आपके पास कंफर्मेशन है वो ये है कि आपने यहाँ से MACD को देख लेना है कि MACD का जो हिस्टोग्राम है वो आपको क्या शो करवा रहा है। अगर वो निचली साइड पे चला जाता है, डाउन साइड पे चला जाता है, तो आप जो है वो कंफर्म एंट्री समझ के उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है जब ये हिस्टोग्राम निचली साइड पे होता है। इसके ऊपर एक रेड सी आपको सिग्नल लाइन नज़र आ रही होगी, अगर ये भी नीचे चली जाए तो फिर तो क्या कहना है। ठीक है, अच्छा, आप एंट्री के लिए क्या करना है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। आप एंट्री के लिए क्या करना है ये आपने H1 में देखनी है। ठीक है,
हाँ, ये जो हिस्टोग्राम है या इस जगह पे आप मैकडी को देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप H1 में भी ये चीज़ देखें, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएं, आपकी एंट्री M15 पे होगी। ठीक है, M15 पे जाएं, आपको यही चीज़ इस तरह से नज़र आएगी M15 पे, यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो आपने M15 का ब्रेकआउट देखना है। तो जैसे ही आप यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट करता है M15 में ब्रेकआउट जो है वो यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखें हिस्टोग्राम जो है वो भी नीचे आ चुका हुआ है और आप ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर गई है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब बात जो है वो ये फिर यही आती है कि ये मार्केट में अगर आप ब्रेक कर तो गई है, एंट्री ले तो लिया, तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मैंने एक बात पहले भी कही है कि कोई भी जो पैटर्न होता है या कोई भी चीज़ होती है, कभी भी हम किसी भी तरह से मार्केट की मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कितना कहाँ तक जाएगी। ठीक है, हम कोई भी अपनी एक स्ट्रेटजी फिट कर लेते हैं, उस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें मेरे लिए जो है वो 30 पिप्स पर ट्रेड लेना कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 30 पिप जो है वो मैं लेके इससे निकलता हूँ जब मैं H1 पे ये चीज़ें देख रहा होता हूँ। बेशक मूव ज़्यादा बड़ी होती है, सारा कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप 30 पिप भी लेने जाएं, ये पहला स्ट्रक्चर जब बना है तो तब तक मार्केट में तकरीबन ये 427 पिप बनते हैं आई थिंक, नहीं 427, हाँ इतने की बन जाते हैं, 430 पिप बनते हैं तकरीबन ये। तो 430 पिप जो है मार्केट में यहाँ तक आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये तो गोल्ड है, गोल्ड इतना ज़्यादा चलता है इसलिए इसमें आपको ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप किसी करेंसी में देखेंगे तो आपको छोटी ट्रेड मिलेगी, 40 पिप 30 पिप की ट्रेड मिलेगी, तो आप 30 पिप्स जो है इससे टीपी रख के आप मार्केट में ये ट्रेड ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। ठीक है, अगर आप इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। यही सेम चीज़ जो है वो कल ऑजी डॉलर में कल या परसों भी थी। तो ऑजी डॉलर में अगर आप देखें एट द सेम टाइम यहाँ पे ये H1 मेरे पास टाइम फ्रेम है, मार्केट ने ये हायर हाई लगा रही थी और एट द सेम टाइम अगर आप नीचे RSI पे देखेंगे, अपनी नज़र दौड़ाएंगे RSI पे, पिप्स को काउंट कैसे करें, तो यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने थे, पिप्स को कैसे काउंट करना है मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अभी मुझे 5 मिनट के लिए ना ये टॉपिक जो है वो कर लेने दें, बाद में आप सबके जो क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं तो मैं सबको जवाब दूंगा। अभी के लिए जो है कुछ लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं, कुछ उधर भी कर रहे हैं, तो सबको आंसर्स मिल जाएंगे। अभी के लिए मुझे टॉपिक जो है ना ये मुकम्मल करने दें। तो मार्केट में अभी ऑजी का ये चार्ट है मेरे सामने, ऑजी डॉलर का। तो इसमें आपको यहाँ पे देखें मार्केट ने हायर हाई लगाए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट के पास लोअर हाइज आ रहे हैं नीचे RSI पे। अगर मैं यहाँ पे भी अपनी डाइवर्जेंस की जो स्ट्रेटजी है उसको प्लॉट करता हूँ, तो सॉरी टेम्पलेट को, तो यहाँ पे भी मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे जो पहली चीज़ है वो देखनी है, हाँ जी तुसी दस लो पहले, क्या समझ नहीं आया भाई, बताओ क्या समझ नहीं आया वो बताओ, मैं उसको बता दूंगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने डाइवर्जेंस को जो है आइडेंटिफाई करना है। डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपने जो है वो तीसरा जो काम करना है वो आपने चले जाना है M15 टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे जाके अपनी ट्रेंड लाइन को देखना है। तो आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो ड्रा होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन पे इसीलिए मैंने 2 दिन लगाए थे कि आपकी जो ट्रेंड लाइंस हैं ये ज़रा बेहतरीन तरीके से जो है वो ड्रा होना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो अगर ड्रा हो गई है
तो उसके बाद आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब आप एंटर होंगे, जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब आप एंटर नहीं होंगे। अब ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे आके ब्रेक हो रही है, तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे ये जो MACD का हिस्टोग्राम है ना वो भी नीचे आ चुका है, और जो सिग्नल ऊपर होता है, सिग्नल लाइन जो आ रही होती है ये भी उसके नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपकी ये ट्रेड भी कंफर्म होती थी सेल के लिए, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट 50 पे मूव करेगी, 100 पे मूव करेगी, 150 पे मूव करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। और ना ही ये कोई भी बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है। आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख के कर सकते हैं अपनी जो है ट्रेड, या आप जो है मार्केट में एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 30 पिप्स की या कोई भी आप जो है रख के, मैं 30 पिप लेता हूँ इससे, या नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख लेता हूँ, तो वो आप 30 पिप लेके जो है वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ब्रेकआउट के लिए कौन सी कंफर्मेशन होती है? ब्रेकआउट के लिए कंफर्मेशन यही होती है कि मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है तो आप मार्केट में एंटर हो जाएं। कभी आपको रिटेस्ट मिलेगा, कभी रिटेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह जिस तरह आपने 30 पिप्स का टीपी रखना है, इसी तरह आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, अगर आप मार्केट में यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो इसके ऊपर फर्ज किया आप ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको ये वाला जो टॉपिक था डाइवर्जेंस की समझ आ गई होगी कि मार्केट में डाइवर्जेंस को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, और मार्केट में डाइवर्जेंस को देखते हुए एंट्रीज किस तरह से लेते हैं। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है अभी। इसके बाद मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ डाइवर्जेंस का, ताकि आपको जो है मजीद क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। डाइवर्जेंस क्या होती है? डाइवर्जेंस ये होती है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन है, मार्केट में जो प्राइस मूव कर रही होती है वो ऊपर वाली साइड को मूव कर रही है, ठीक है। और इसी तरह उस सेम टाइम मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो डाउन साइड पे मूव कर रहे होते हैं, यानी कि प्राइस और इंडिकेटर्स में इख्तलाफ आ जाता है, वो एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर देते हैं। अब इंडिकेटर्स, मैंने आपसे यही कहा कि आप RSI, MACD या मोमेंटम या कोई भी ऑसिलेटर, इवन के स्टॉकेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके पास ऑसिलेटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में का मोमेंटम शो कर रहे होते हैं। इंडिकेटर का नीचे आ जाने से मुराद यही होता है कि मार्केट में ऊपर जाने का मोमेंटम जो है वो डाउन हो गया है। उसके बाद आप क्या करें, मार्केट में नीचे जो है वो अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, और जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ ही आप एंटर हो जाएं मार्केट में। और ये कंफर्मेशन आप M15 से लें, ताकि आपकी जो मूविंग एवरेज कौन सी मैं यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज मेरे चार्ट पे जो अभी आपको नज़र आ रही होगी ये 21 की नज़र आ रही होगी। वैसे मैं 50 और 21 की ज़्यादा यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज। ATR को मैं यूज़ नहीं करता यार, सॉरी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। ATR को मैं यूज़ ही नहीं करता। मैं ज़्यादातर जो मेरी टेम्पलेट में चीज़ें आती हैं डाइवर्जेंस के लिए, वो मैं RSI को यूज़ करता हूँ डाइवर्जेंस को देखने के लिए, और कंफर्मेशन के लिए, एंट्री की कंफर्मेशन के लिए मैं MACD को भी साथ इस्तेमाल में लाता हूँ। मोमेंटम को साथ रखता हूँ कभी कभार, अगर ये कंफर्मेशन देता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई इशू नहीं है। मोमेंटम को मैं साथ यूज़ नहीं करता। M15 में रीटेस्ट के बाद एंट्री ठीक होगी या सिर्फ ब्रेकआउट के बाद? मैं तो ब्रेकआउट पे ही एंटर हो जाता हूँ। अगर आपकी इक्विटी इजाज़त देती है तो आप ब्रेकआउट पे ही एंटर हो जाया करें। अगर आप जो है थोड़े से कंजर्वेटिव हैं तो रीटेस्ट का वेट कर लिया करें। लेकिन बाद बात इस तरह होता है कि बंदा रीटेस्ट का वेट करता रह जाता है, लेकिन जो है रीटेस्ट मार्केट होती नहीं है और सीधी निकल जाती है। नहीं जी, असी बड़े लोग नहीं हैं, असी बड़े सादा मजाज लोग हैं। बड़े लोग नहीं असी हो सकते। पिप्स को काउंट कैसे करें? पिप्स को काउंट करने के लिए यहाँ पे अगर आप MT4 यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, इसके साथ ही एक सिंबल लगा होता है। ये एक जो है ये प्लस का सिंबल सा निशान होता है। इसको पकड़े, जहाँ से लेके जहाँ तक आपने पिप काउंट करनी है वहाँ से वहाँ तक ड्रैग कर ले, यहाँ तक करें तो ये आपके पास 1913 पॉइंट्स, 1900 पॉइंट्स दिखा रहा है। 1900 पॉइंट्स का मतलब होता है 190 पिप्स।
यहाँ तक ले आए तो यहाँ तक आपको ये 400 नहीं 4327 पॉइंट्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 432 पिप्स। ठीक है, तो आप इस वाले को यूज़ करके ये सारा कुछ कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है। और कुछ लोग जो है वो अब आके मीटिंग में एंटर हो रहे हैं। समटाइम सर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस रिजेक्शन ले, वापस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो जाती है। देखें, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। फर्ज किया अगर आपने इस जगह से ट्रेड करना है, सर ये स्ट्रेटजी ग्रुप में जी मैं कर दूंगा सेंड। अगर आपने अब यहाँ से एंटर होना है ना, इस जगह से मार्केट में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है कि इसके जस्ट यहाँ पे नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो इसके ऊपर बनता है। तो मार्केट अगर इसको अंदर जाती भी है, रीटेस्ट के लिए जाती है वापस, और यहाँ तक जाके वापस आ जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता ना इस तरह से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ उसी ट्रेंड लाइन को टच करे और वापस आ जाए। तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखा करें, इतना करीब स्टॉप लॉस ना रखा करें। अगर करीब स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हिट होने के चांसेस होते हैं। सर RSI की टेम्पलेट ग्रुप जी कर दूंगा, और स्ट्रेटजी भी ग्रुप में हो जाएगी। सर गोल्ड स्कल्पिंग कैसे करते हैं, एनी आइडिया? यार गोल्ड की स्कल्पिंग जो है ना ये बड़ा नुकसान भी देती है, ख्याल से किया करें। अभी मैंने ग्रुप में किसी बंदे का एक देखा था स्क्रीनशॉट, तो उस वो कह रहा था मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो मनी मैनेजमेंट नहीं थी। वो तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक एक सवा सवा $1 जो है वो कमा रहा था 0.01 से। इसका मतलब वो 10 से 15 पिप की स्कल्प कर रहा था, और उसने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की हुई थी। तो उस दौरान अगर उसके जो स्टॉप लॉस की अगर बात करते तो वो बहुत लंबे हो सकते थे। तो ये मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं होता अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो जिनकी इक्विटी $500 से कम होती है वो गोल्ड के पास भी ना जाया करें बिल्कुल, वरना वाश हो जाओगे। अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो गोल्ड के साथ। 500 से कम वाले गोल्ड के पास ना जाया करें। करेंसी में किया करें यार, रोज़गार कमाएं। ठीक है, कि आप जो है ना एक सब्र से काम लिया करें। इसमें ट्रेडिंग में दो ही गुनाह हैं जिन्हें मैं गुनाह समझता हूँ, वो दो चीज़ें हैं। एक है जो पहला गुनाह है वो लालच है, और दूसरा गुनाह जो है वो खौफ है। कि आप लॉस होने के खौफ से ट्रेड नहीं लेते, वो भी गुनाह समझा जाता है ट्रेडिंग में। और दूसरा जो है वो लालच के चक्कर में आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, ये भी एक किस्म का गुनाह होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है इन पे आप ज़रा फोकस करें, ये दोनों नहीं करनी। ठीक है, गोल्ड आपको बड़ा लालच दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, तो आप गोल्ड पे अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा देती है तो किया करें, अगर नहीं देती तो कोई इशू नहीं है। और गोल्ड पे जब भी ट्रेड करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करें। सर एक या दो सिग्नल ग्रुप में दिया करें जी, एक या दो सिग्नल जो हैं वो मैं ग्रुप में ज़रूर दिया करूँगा। ठीक है, सॉरी नेटवर्क इशू हुआ था थोड़ा सा, इस वजह से जो है आवाज़ कट गई थी। सिग्नल ग्रुप में ज़रूर दिया करेंगे हम इंशाल्लाह। ट्रेडिंग रूम जो है उसको दोबारा से एक्टिव कर रहे हैं, जो हमारा कप्तान फॉरेक्स का ट्रेडिंग रूम था जिसमें ट्रेडर्स बैठते थे, जहाँ हम मतलब 2-4 घंटे के लिए आते थे, उसमें बैठ के अपनी ट्रेडिंग करते थे। यानी कि ट्रेडिंग करने से मुराद ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही था। तो उसके अंदर जो है ट्रेडर्स बैठा करते थे और जो भी ट्रेड मिलती उसको डिस्कस करके लेते थे सारों के साथ। तो वो हम एक्टिव कर रहे हैं दोबारा बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। और वो जब एक्टिव हो जाएगा तो उसमें लोग आ जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। गोल्ड और बाकी पेयर्स के पिप्स में डिफरेंस है। गोल्ड का जब $1 मूव करता है ना, फर्ज किया 1900 अभी 1859 पे चल रहा है, 1859 से 1860 तक जाएगा, तो ये इसकी 10 पिप की मूव होती है। सर वहाँ किस किस को ऐड करेंगे जी, वो अभी सोच रहे हैं किस किस को ऐड करें, ये सबको ऐड करें या सिर्फ जो अपने मेंबर्स हैं उनको ऐड करें, ये अभी सोच रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा ग्रुप एडमिन्स के साथ भी कि हम क्या करें इस मामले में।
टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगी, आप ट्रेडिंग रूम में आना तो टर्म्स एंड कंडीशंस के बगैर तो नहीं आ सकते ना, वो तो होंगी। नुमान का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ रिप्लाई करना ਤੁਸੀਂ भी दस ਦਿਓ। नुमान का क्वेश्चन आ रहा है सर मूविंग एवरेज को किस लिए यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज जो है ना, मूविंग एवरेज को किस लिए यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज फर्ज किया मैं 20 की यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज। ये मेरे पास 21 की मूविंग एवरेज लगी होगी यहाँ पे, हाँ 21 की, ठीक है। तो अगर मैं 21 की यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे पिछली 21 कैंडल्स की ना ये दिखा रही होती है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, अभी मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, ये 21 कैंडल की ना एवरेज बता रही होती है, ठीक है, कि इसकी पिछली 21 कैंडल्स में क्या जो है हुआ है, इसकी एवरेज क्या रही है। अगर ये मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है पिछली 21 कैंडल्स, तो इसका मतलब ये है कि पिछली 21 कैंडल्स में जो इसकी एवरेज है, एवरेज प्राइस बनती है, वो जो करंट प्राइस है उससे नीचे बन रही है, ठीक है। तो इसलिए ये मूविंग एवरेज से नीचे आती है। ये पिछली 21 कैंडल्स की एवरेज होती है, पिछली 21 कैंडल्स में मार्केट ने क्या मूव किया। ये ली कहाँ से जा रही होती है, या तो ये मार्केट जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है उससे ली जाती है, या ओपनिंग प्राइस से, या हाई प्राइस से, लो से, मीडियन से, या इसकी जो भी टाइप्स है नीचे दी हुई है वहां से ली जा सकती है। ज्यादातर जो है वो क्लोज यूज की जाती है, स्वाय इच्ची मुको के, जो इच्ची मुको इंडिकेटर है उसमें जो मूविंग एवरेज यूज होती है वो क्लोज यूज नहीं होती। होली नहीं बोल रहे जी, होली तो बोल रहे हैं, और किन्ना होली बोलना। आई एम सॉरी अगर थानू मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अच्छा, तो एक और चीज़ जो है वो मैं देख रहा था, तो मेरा जो है वो इरादा बना कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं कि तैयारी किस तरह से की जाती है। मेरी ये वाली जो स्क्रीन है ये आप लोगों के सामने आ चुकी होगी कि मार्केट में काम किस तरह से किया जाता है। 200 की मूविंग एवरेज यूज़ करने लॉन्गर टर्म टाइम ट्रेंड देखने के लिए कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये फॉरेक्स जब मैंने स्टार्ट की थी तब का ये मेरा काम है, मैंने इस तरह से इसको तैयार करना शुरू किया था। ये स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रही होगी, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले जीबीपी यूएसडी को पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया थ्योरेटिकली, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को आप सिर्फ चार्ट देख के चीज़ों को समझ नहीं सकते, ठीक है। आप उस चीज़ को जानेंगे, जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको समझ नहीं सकते। तो ये मैंने तब जीबीपी यूएसडी पे जो है वो अपना काम किया था जब मैंने फॉरेक्स स्टार्ट की थी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जीबीपी यूएसडी है क्या, ये किस तरह से काम करता है, जीबीपी यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट किस तरह से चलता है, क्यों गिरता है, क्यों ऊपर जाता है, इसके पीछे की सारी रीजनिंग, ठीक है। इसका कैलेंडर क्या है, इसके टेक्निकल को किस तरह से देखना है, कौन सी चीज़ इस पर ज़्यादा काम करती है, कौन सी कम काम करती है। ये तकरीबन 16 पेजेस बनते हैं सिर्फ जो मैंने जीबीपी यूएसडी पे काम किया था, ठीक है। तो इसको पूरा इस तरह से स्टडी किया, इसकी हिस्ट्री को देखा, इसके डाउन को देखा कि यहाँ कहाँ पे जाके ये गिरा था, इसके लोज क्या लगे हुए हैं, इसके हाइज क्या लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तो यार ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज़ है इतने कम टाइम में दे सकूं। तो इसलिए ये अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वाकई मेहनत करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं फॉरेक्स को, तो आपको जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो बड़ा ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो आप इस तरह से जो है आप पहले उस प्रोडक्ट का नॉलेज लें कि आपने सीखना क्या है, करना क्या है। ये आपने खुद लिखी है, हाँ जी जी, क्यों नहीं। ये सारा जो डाटा ये मेरा अपना कलेक्ट किया हुआ डाटा है, जो मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से और इधर उधर से जब इसको जीबीपी यूएसडी को स्टडी किया, इसी तरह ऑजी को स्टडी किया, इस तरह फाइबर को स्टडी किया। अब ठीक है, मैं जो है फाइबर यूरो यूएसडी को कह देते हैं, अक्सर मैं दूसरे नाम बोल जाता हूँ, यूरो यूएसडी को फाइबर कहते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, उसको स्टडी किया, फिर कीवी को स्टडी किया, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर को। तो इस तरह से गोल्ड की बड़ी थ्योरी है, गोल्ड को अगर आप स्टडी करते हैं तो गोल्ड की भी बहुत थ्योरी है, क्रूड ऑयल की थ्योरी है। तो फिर जाके आपके टेक्निकल्स भी स्ट्रांग होते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को लेके बैठे रहेंगे ना, तो फिर ये ना समझें कि आप बाकी चीज़ों जो टेक्निकल्स पे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जाके आप चीज़ों को सीखते हैं। फिर उर्दू में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया यार, उर्दू में सिर्फ मैं बोल के बता सकता हूँ, अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना वो ट्रांसलेट करूँ। माशाल्लाह कहने वालों के लिए जज़ाकल्लाह।
यार मैं तो शेयर करने को सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, जो कुछ भी मेरे पास पड़ा है मैं सारे बुक्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन आपने कितना काम किया है वो मुझे दिखाएं। मैं आपसे काम चाहता हूँ, मैं अपना काम जो है देने को कोई मसला नहीं है, मुझे देने को कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद से अपना काम भी स्टार्ट करें। जब तक आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते तो कभी भी सक्सेस नहीं आ सकती आप लोगों को। इसी तरह मैंने गोल्ड पे भी काम किया है। ओ अच्छा ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो हमारी क्लास में सिर्फ हमें तंग करने के लिए आते हैं, उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फिर कहते हैं असं नेरी ले आनी है, फिर रिकॉर्डिंग चली जा रही है।